जय हिंद सभी को। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 लेके आ रहे हैं। आज मैं आपको कॉपी में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ परिभाषा जो है आपको कॉपी में अच्छे से समझ में आ जाएगा और किस तरह से लिखना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको इसको समझाता हूँ कि क्या है ना, वास्तविक संख्या क्या है यही पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बोर्ड पे ही बताऊंगा, प्रश्नावली जितनी भी है सवाल जो आपको मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये जो परिभाषा है वो कॉपी में बता रहा हूँ, आप ऐसा लिख लेना। फिर इसको मैं और समझाऊंगा, बोर्ड पे ही समझाऊंगा, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख लेना है। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा इसका, सिर्फ समझा दूंगा और बाकी प्रश्नावली अच्छे से समझेंगे हम। कक्षा 10वीं स्टार्ट करते हैं। विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? मैंने आपको कक्षा 8वीं में पढ़ाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलो पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएगी, अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी। परिमेय संख्या कौन सी है? वे संख्या जिन्हें भिन्न रूप में यहाँ जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q एक पूर्णांक हो लेकिन Q बराबर 0 ना हो। कहने का मतलब यही है कि वे पूर्णांक दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। परिमेय संख्या का एक नियम होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं वो एक पूर्णांक में होना चाहिए, है ना। जैसे 4/5 एक पूर्णांक है, 4/1 एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या हमने पढ़ा था जिसमें ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो, है ना, उसको ही हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। उसको हम कक्षा 8वीं में पढ़ाया था, आप देख लेना और आगे भी आएगा तो मैं समझाऊंगा इसमें पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे को वास्तविक संख्या क्या होती है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/5 है, 4/1 है, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है Q बराबर 0 नहीं होना। Q नीचे आता है ना, जैसे P/Q इस रूप में कोई सी भी संख्या होनी चाहिए, जैसे 6/8, है ना। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 6/0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पे मैंने 1 लिखा है लेकिन ये परिमेय नहीं है यार, क्योंकि आप सोच रहे हो कि बटे वाली संख्या परिमेय होती है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या का एक नियम होता है कि P और Q पूर्णांक दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो √7 जो है पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऐसी होती है जो बिना रूट वाली होती है। तो √7 क्या पूर्णांक नहीं है? और बटे में 1 है लेकिन रूट में 7 है, तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। पाई है, पाई है ना, पाई इसका मान 22/7 होता है, लेकिन वो अनुमानित मान है, इसलिए पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक आपको ये दिख रहा है 0.41414141 डेस्टिनेशन अंक। यानी किसी संख्या में हम भाग लगाते हैं तो लगातार ये संख्या आती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, चलता ही रहता है भागफल, है ना, जिसे बोलते हैं अशांत दशमलव, है ना। तो अशांत दशमलव वाली संख्या भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आप समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना। और परिमेय और अपरिमेय क्या है? तो आपको मैंने ये वाला समझा दिया है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय वे संख्या जिन्हें भिन्न रूप में लिखा जा सके, भिन्न यानी बटे के रूप में, जैसे ये 6/8 है, परिमेय है, लेकिन दोनों पूर्णांक होना चाहिए, सभी पूर्णांक है ना, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे का चिन्ह होता है। और अपरिमेय क्या है? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.4114111 ये चलता ही रहता है कि संख्या जब हम भाग लगाते हैं ये लगातार चलता रहता है अनंत तक। एक होता है √7, ये √7, √3, पाई आदि क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। चलो एक शॉर्टकट में आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आप लिखना चाहोगे कॉपी में तो ठीक है। चलो अब हम आपको देखते हैं वास्तविक संख्या को थोड़ा इकट्ठा करके मैंने बता दिया है।
वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिला दे तो वास्तविक संख्या बन जाती है। संसार में जितनी भी संख्या हम पढ़ते हैं वो सारी वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है। एक और होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, वो आपको 11वीं में है, अभी 10वीं में नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। परिभाषा मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। तो एक और है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैंने 8वीं में आपको बताया था। इस परिमेय संख्या की प्राकृत संख्या भी आती है। जो प्राकृत संख्या की संख्या जो 1, 2, 3, 4 गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं ना। गिनती के अंकों किसे कहेंगे? गिनती के अंक। ये क्या है? गिनती के अंक है। पूर्ण संख्या, इस गिनती के अंक में 0 ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि एक इधर भी है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें ऋणात्मक वाली संख्या भी मिलेगी और धनात्मक वाली भी मिलेगी। यही तो परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आती है ना। और इस पूर्णांक के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, है ना। प्राकृत संख्या भी आ जाएगी इसमें और पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, और इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये तीनों आ जाती है। मैंने लिख दिया है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस भी हो और प्लस वाली संख्या भी अनंत चलता है। इधर भी अनंत चलती रहती है और इधर भी अनंत चलता रहता है ना। इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि जैसे √7, √3, पाई, 0.01, ये भी ऐसी संख्या है जो अशांत है, कभी शांत नहीं होती, चलती ही रहती है ना। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। इसमें जल्दी सभी दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? आपको पाठ में लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, खास यही चीज देखना है। लघुत्तम समावर्तक को एलसीएम भी कहते हैं ना, लसा भी बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लसा भी बोलते हैं ना, लसा भी बोलते हैं। और महत्तम समावर्तक को ये दोनों बोलते हैं। ये थोड़ा आप पे मिक्स लग रहा है तो आपको व्यवस्थित उतार लेना है ना। मैं आपको समझा दूंगा कैसे उतारना है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा इसको इस टाइप से हो गया। यहाँ से ऐसा इस तरह ना, ये लगी जी। चलो, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं पर्सनल स्टार्ट कराऊंगा ना, तब अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको लिखवाने के लिए थोड़ा परिभाषा के रूप में लिख दिया हूँ। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा भाग लग जाए, ना विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी? लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा, है ना। तो लघुत्तम समावर्तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे? जैसे 16 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है इसे समझ में आ जाएगा। तो इसका जब हमने 2 का 16 और 12 में भाग लगाया तो 16 में 2 का भाग लगाया तो 8 आया, 2 का भाग 12 में लगाया तो 6 आया, फिर 2 का भाग 8 में लगाया तो 4 आया, फिर 2 का भाग 6 में लगाया तो 3 आया, फिर 2 का भाग हमने 4 में लगाया तो 2 आया, फिर 2 का भाग हमने 3 में लगाया तो 3 ही आया, क्योंकि भाग नहीं लगा। भाग तभी लगाना है तब शेषफल 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भाग कोई सी भी संख्या से लगा, नहीं आया तो भी उठा के रख देने। जैसे हमने 2 का भाग 3 में नहीं लगा, शेषफल 0 नहीं आया, तो जैसा था वैसा की वैसा होता, जब तक कि 2 का क्लियर ना हो जाए, है ना। कि 2 का ही चल रहा है, 2 को पहले क्लियर करो। इसको और अच्छे से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा जब मैं आपको प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तब। अभी आपको सिर्फ परिभाषा समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ा देख लेना। वीडियो को भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना। और प्रश्नावली में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 का हमने एक बार लिया तो एक आया, फिर 2 में 3 का नहीं गया, 3 के 7 वैसा, फिर 3 का लगाया, 3 का लग गया, ठीक है। अब तो आपको समझ में आएगा कि 16 और 12 का जो अभाज्य गुणन संख्या है वो ये रही, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना, वो भी समझाऊंगा आपको। तो 2, 2, 2, 2, 3 यह अभाज्य संख्या है किसकी? 16 और 12 की।
जब हमने इसका गुणा करा 2 दो गुणा 3, इनका गुणा करा तो 48 आया है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 48 लिया। 16 और 12 का एलसीएम क्या आया? 48 आया। तो परिभाषा का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी? ये वाली। वह छोटी से छोटी संख्या 48 है ना, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, यानी ये दो संख्या दी गई, समझ में आया? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली, जो हमने एलसीएम निकाला। जो दी गई संख्या यानी इस संख्या से पूरा भाग लग जाए, यानी इन दोनों का इसमें पूरा भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, वही कहलाएगा लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम। समझ में आया? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या यानी ये वाली जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 16 के पहाड़े में 48 आएगा, 16 चौक 48, यानी भाग लगा के भी देख लेना आप, शेषफल 0 ही आएगा। जैसे 48 16 चौक 48, शेषफल 0 आया ना। 12 भी 12 चौक 16 48 है ना, 16 48 तभी बोलूँगे। और 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, ये भी 4 बार में जाएगा। 48 12 चौक 48, मैंने उसका उधर कर दिया था। 12 चौक 48 है ना, तो दोनों संख्या से ये सबसे छोटी संख्या इन दोनों से विभाजित हो रही है। यानी इस परिभाषा का मतलब यही होता है कि आप कोई सी भी अनंत बहुत जितनी भी संख्या है, 1 से लगा के अनंत तक, उनमें से सबसे छोटी संख्या यही है जो इन दोनों से विभाजित होती है। आप कौन सी भी संख्या ढूंढ लो, नहीं मिलेगी, यही सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होगी, है ना। लघुत्तम समावर्त का मतलब यही होता है कि आप कौन सी भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी संख्या देख लो तो यही आएगी इन दोनों की, ठीक है। अब हम देखते हैं HCF का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित या पूरा भाग लग जाए, है ना। इसका ठीक उल्टा, इसमें क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। ये इन दोनों का HCF करा, कैसे करा? इनका अलग अलग निकालेंगे। इस जो मैंने आपको ये वाली विधि बताई है एलसीएम की, एक और दूसरी विधि आती है घात लगाने, वो भी बताऊंगा, है ना, और HCF का भी बताऊंगा। अभी मैं जो मेरे को पहली विधि से ही मैं कर रहा हूँ, मेरे को जो सरल लगती है तो मैं इससे ही कर रहा हूँ। फिर 4 का हमने HCF करा, 2 का 4 का भाग, 2 का भाग 4 में लगाया 2 आया, फिर 2 एकम 2, फिर 20 में हमने 2 का भाग लगाया, 2 5 10, 10 ही आएगा भागफल, है ना। भागफल उठा के मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, है ना। जैसे को मैंने 20 का लगा के देखता हूँ, 20 में 2 का भाग लगाया तो 2 में 20, शेषफल 0, जैसे ही शेषफल 0 आया इसको उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ऐसे ही 10 में 2 का भाग लगाऊंगा तो भागफल क्या आएगा? 5 आएगा। इसको जैसे 10 में 2 का 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, शेषफल 0, इसको उठा के मैं कहाँ लिख दिया? इसके नीचे लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी ये ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देती है। जैसे एलसीएम क्या करा हमने? इन दोनों का निकाल लिया भाज्य गुणनखंड। फिर क्या करा? 4 का क्या आया? 2 गुणा 2। फिर 20 का क्या आया? ये आया 2 गुणा 5। ये 20 का ये गुणनखंड है और 4 का ये है। अब क्या करने की, इन दोनों में से 1 2 को बाहर निकाला, फिर इन दोनों में से 2 को बाहर निकाला। ऐसा नहीं कि दोनों को निकालना ही, दोनों में मैं घेरा किस लिए लगाया? क्योंकि इसमें भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इसलिए मैंने घेरा लगाया। और ये 5 का नहीं है तो नहीं उठा रही, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करा तो 4, यही है HCF। 4 ही क्या है? HCF है। इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया था। कहने का ये आपका सारा की सारा रफ है, ठीक है। मैं फिर कह देता हूँ, जब आप उतारते हो कॉपी में तो ध्यान रहे आपको ये वाला अच्छे से उतारना है। यदि आपको इसको भी उतारना है, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से उतारना है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ। तो ये उदाहरण भी उतारना, तो 4 और 20 का इससे क्या है? 4। परिभाषा आपको समझ में आई? 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है ना। ये इसको दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो 4 आप कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लो जो 1 से अनंत तक, तो ये सबसे बड़ी संख्या उसमें से यही होगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी।
दूसरी आपको नहीं मिलेगी ना। तो सममहत्तम समवर्तक का मतलब यही होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दो। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि 4 और 20 की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 और 20 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आपको क्या करना है? ऐसा थोड़ी करना है कि 5 बड़ी संख्या तो 5 इससे तो कट जाएगी, लेकिन इससे नहीं कटेगी, 2 तो छोटी हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या पूछेगा कि 4 और 20 ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो आपको इस तरह से हल करके देखना है, एलसीएम निकालना है, फिर कहना है कि ये वाली है। और इसका उल्टा क्या होता है एलसीएम का? एलसीएम को उल्टा यदि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, है ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16 और 12 से विभाजित हो जाए। तो 48 करना है। एलसीएम पूछे तो आपको इकट्ठा करना है, और एचसीएफ पूछे तो आपको इनका अलग अलग करना है और जोड़ा जमाना है, ये याद रखना है ना। एलसीएम निकालना है तो इकट्ठा करना है और गुणा कर देना है, और एचसीएफ करना हो तो अलग अलग निकालना है। जैसे मैंने 4 का अलग निकाला, 20 का अलग निकाला, फिर इन दोनों का मैंने घेरा लगाया, फिर उसमें से एक एक को बाहर निकाला, फिर गुणा करा। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, है ना। आगे देखते हैं। चलो भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक या एवं स्वयं के अलावा दूसरे पहाड़े में आ जाए या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ परिभाषा समझा रहा हूँ कि क्या होता है। आपको कॉपी में उतारना है तो इस तरह से उतार लेना है। ऐसी भाज्य संख्या क्या होती है जो किसी के पहाड़े में आ जाए। जैसे 4 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है ना, 2 दूनी 4 होता है। फिर 6 क्या है? 6 भी भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। 9 क्या है? 9 भी एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में 9 आता है ना, इसलिए क्या है? 9 भी एक भाज्य संख्या है। 1 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी 1 का भी इसमें भाग लग जाएगा, 9 का भी इसमें भाग लग। 9 का मतलब है कि स्वयं से, 4 का भाग 4 में लगेगा, यानी स्वयं से, क्योंकि स्वयं के अलावा, यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है ना, इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 15, 3 5 15 हो जाता है। 18, 18 भी 3 और 2 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में 18 आ जाता है, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो परिभाषा आपको समझ में आए, जो एक एवं स्वयं के अलावा, यानी एक यानी एक से विभाजित हो जाएगा 4, और स्वयं यानी स्वयं के अलावा, यानी स्वयं से विभाजित हो जाएगा, और इसके अलावा दूसरी संख्या से, यानी दूसरी कौन सी? 2, 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में आ जाए। 6 क्या है? 1 से विभाजित हो जाएगा, और स्वयं के अलावा, यानी स्वयं से विभाजित हो जाएगा, और दूसरे पहाड़ में भी आ जाएगा, यानी दूसरे कौन कौन से? 3 और 2 के पहाड़ में भी आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारी संख्या सोचना है कि कौन कौन से पहाड़े में आते हैं। यानी कहने का मतलब यही भी है, एक बात ध्यान रखना, यदि आप कुछ संख्या में भाग लगा रहे हो तो शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कि वो भाज्य संख्या है। जैसे आप 4 में भाग की संख्या में लगाना, 2 का भाग लगाना, शेषफल 0 ही आ जाएगा। 6 में आप 2 का भाग लगाना, शेषफल 0 ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसी संख्या जिसमें भाग लगाना है, शेषफल 0 आ जाए तो भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर ऐसी संख्या जो पहाड़े में आ जाए, जिसके पहाड़े में, जैसे 6 पहाड़े में, 2 और 3 के पहाड़े में आ जाता है ना, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। एक होती है अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं के पहाड़े में आए, है ना, ये सिर्फ एक या स्वयं के पहाड़े में ही आएगी। जैसे 2 क्या है? अभाज्य, क्योंकि 2 किसी के पहाड़े में आता नहीं आता, एक के पहाड़े में आएगा और स्वयं के पहाड़े में आएगा। स्वयं और एक के पहाड़े में तो आता है, लेकिन यदि दूसरी संख्या के में भी आता है तो भाज्य कहलाएगी, लेकिन 2 नहीं आता तो ये अभाज्य है। 3 भी क्या है? अभाज्य, किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना, सिर्फ इसका, और ये इसका नियम ये है कि इसमें भाग लगाने पे शेषफल 0 नहीं आएगा, एक और स्वयं के अलावा, है ना। जैसे 19 है, 19 में आप भाग लगाना किसी संख्या का, शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, और 19 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ऐसे 7 है, 13 है, 17 है, ऐसा आपको देखते जाना। 37 है, 37 में आप किसी संख्या का भाग लगा के देख लेना, शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है। अब आपको मैं आगे देखते हैं। चलो, इसको देखते हैं। वास्तविक संख्या के 2 गुण होते हैं ना। वास्तविक संख्या कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कलन विधि। इसका मतलब क्या होता है? ये 2 गुण है, इसको तो हम
ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में से हटा दिया है, पहले था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन ये वाला खास है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, कुछ खास नहीं है, पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कलन विधि, ये ऐसी विधि है जिसका हम HCF ही ज्ञात कर सकते हैं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अर्थ होता है कि ऐसी विधि जिसका HCF निकाला जा सके इस विधि से, है ना। चलो इसको देख लेते हैं परिभाषा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यह दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक यानी a एवं b, जैसे a के स्थान पे 4 हो, b 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसलिए हम a और b ले लेते हैं ना, क्योंकि a b में सब आ जाते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण भी दे दिया, जैसे 4a हो गया, b 6 हो गया, और इसमें एक बड़ा होना और एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी ये विधि से हम HCF निकालेंगे। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकाल है, यह दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक यानी कोई सी भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, उसका HCF निकालने की विधि है। कहने का मतलब यही है कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि सिर्फ इससे HCF ही निकाला जा सकता है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं अभी इस साल 10वीं में नहीं आया है ना, 2024 से। पहली पुस्तक में था ये, पर अभी नहीं है, क्योंकि इस विधि से सिर्फ HCF ही निकाला जा सकता है। इसका सूत्र है A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहाँ R छोटा होना चाहिए B से। R क्या शेषफल है, मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है। A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, और R का मतलब होता है शेषफल, है ना। जिसे भाग में हम करते हैं ना, ये मैंने आपको समझा दिया है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल बहुत पढ़ते हैं, है ना। तो इसको हमने यहाँ इस रूप में लिख दिया है, सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। अभी आपको इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिर भी मैं आपको सवाल कैसे होते समझा देता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि समझ में आई। यह विधि दिए गए दो धनात्मक यानी कोई सी भी दो धनात्मक संख्या यानी कोई सी प्राकृत संख्या लेना, उसका HCF निकालने की विधि है ये, है ना। इस आधार पे, तो कैसे इस आधार पे, देखो ये है, इसमें एक शर्त है 225 और 135 का HCF निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों में छोटा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा बड़ा है, 225 बड़ा, 135 छोटा है, इन दोनों का हम HCF कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इस नियम के अनुसार ही निकलेगा, 225 बराबर 135 1 गुणा 1 प्लस 90, ये कहाँ से आया, तो हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब भाग लगाया तो यही आएगा। जैसे देखो मैं आपको भाग लगाता हूँ, मैं एक भाग लगा के देख लेता हूँ। 225 में 225 में इस 135 का भाग लगाएंगे, ये वाली विधि है ना। तो एक बार ही जाएगा, दो बार जाएगा, ज़्यादा गुणा करके देख लेना। भाग कैसे लगाता है बड़ी संख्या का, इसमें गुणा करके देख लेना, ज़्यादा 225 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। एक बार जब हम घटाया तो क्या आएगा, 090 आएगा, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, है ना। इसको भाज्य, ये क्या है, भागफल, और ये शेषफल, ठीक है, सॉरी शेषफल। अब क्या है, इसके मान इसके अनुसार रख दो। देखो कैसे रखा, 225 क्या है, भाज्य है, तो भाज्य क्या था हमारा 225, ये लिख दिया। फिर आगे क्या है, भाजक, इधर भाजक क्या आया 135, तो 135 लिखा। फिर आगे क्या है, भागफल, भागफल क्या है हमारा 1, तो हमने ये 1 लिखा गुणा में, ठीक है। प्लस शेषफल क्या है हमारा 90, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे प्लस 90। समझ में आया, एक बार और देख लेते। हमने छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाना रहता है ना, इसमें देखो आपको मैं बताया, यहाँ पे देखो A और B दोनों छोटा बड़ा रहेगा, तभी ये वाली विधि लागू होएगी, है ना। इससे और इस विधि से सिर्फ हम क्या निकालेंगे, HCF ही निकालेंगे। चलो समझते हैं। तो ये कैसा है, समझ में आया, भाग लगाया हमने, इसके अनुसार ये मान रख दिया हमने। अब अगला चरण कैसे आएगा, चरण से निकलते तब तक चलता जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। अब अगर आगे क्या करा हमने, अब इन दोनों में छोटा बड़ा कंफर्म करा हमने ना, कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका तो कर लिया हमने। या आपको इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आ जाएगा ना। अब इसका और इसका भाग लगाएंगे ना, यानी 135 है ना, 135 में 90 का भाग लगेगा, क्योंकि छोटा बड़ा क्या है इन दोनों में, 135 और 90। इसमें क्या था 225 135, इसलिए ये आया। अब ये कहाँ से आया, तो इन दोनों का भाग लगाने से आया है ना। जैसे 90 का भाग हम लगाएंगे यहाँ पे, तो एक बार ही आएगा,
घटाया, इन दोनों को घटाएंगे तो 45 आएगा। ठीक है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, इसमें समझ जाना। तो देखो यहाँ पे हमने इसके अनुसार यहाँ पे रख दिया। भाजक क्या था हमारा, 90 था, ये भाजक मैंने 90 रखा। फिर भागफल क्या है, 1 आया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, भागफल आया। फिर शेषफल क्या है, यहाँ पे 45 है, तो मैंने यहाँ 45 रख दिया। ठीक है, ऐसा ही आप हमने इन दोनों को छोटा बड़ा करके देखा। आप इन दोनों को छोटा बड़ा करके देखेंगे, है ना, 90 बड़ा है और 45 छोटा है, तो आप इसमें भाग लगा के देख लेंगे। जैसे 90 45, ठीक है, भाग लगाओ, एक बार जाएगा 90 ही आ जाएगा, है ना, 2 बार में, सॉरी 2 बार में, 2 बार में आया। शेषफल आ गया यहाँ पे, बिल्कुल आ गया। देखो अब मान रख दो, भाज्य क्या है हमारा, भाज्य क्या है हमारा 90, ये 90 आया। भाजक क्या है, भाजक क्या है, ये सॉरी, भाज्य क्या था हमारा 90, तो ये 90 लिखा। ठीक है, भाजक क्या आया हमारा 45, तो हमने 45 लिखा। फिर भागफल क्या आया हमारा, तो भागफल हमारा 2 आया, तो हमने ये 2 लिखा। फिर शेषफल क्या आया हमारा, 0 आया, तो हमने ये 0 लिख दिया। ऐसा चलता। अब 0 आ गया, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। जैसे 0 आया, तो 0 आने पे हमारा भाजक क्या आया था, ये वाला आया था, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। किसका, 135, वहाँ 225 का HCF क्या है, 45। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लेना, मैंने आपको समझा दिया है। ऐसी भी विधि खास नहीं है। आप इस कॉपी में उतारते हो तो ये थोड़ा ये रफ देख लेना, है ना, ये आपको मैंने रफ बताया है। बाकी आप इस रफ नहीं है, आप यदि इसको अच्छे व्यवस्थित उतारोगे तो ठीक रहेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, है ना, ये नियम खास है, इसको अच्छे से पढ़ना है, सब समझना है। आपको परिभाषा मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कॉपी में लिखा हूँ, बाकी आपको मैं प्रश्न वाली बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये मैं आपको कॉपी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉपी में लिख लेना इस तरह से, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो मैं आपको बोर्ड में प्रश्न वाले कराऊँगा, बाकी जो परिभाषाएँ जो होती हैं कॉपी में ही लिखवाते जाऊँगा, ताकि आपको लिखने में अच्छा रहे ना, व्यवस्थित तरीके से। चलो ये खास पढ़ना है। अंकगणित की आधारभूत परिमेय संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को, मैंने आपको भाज्य और अभाज्य पढ़ा दिया है ना। भाज्य संख्या क्या है, जो किसी के पहाड़े में आ जाए, और भाज्य क्या है, जो किसी के पहाड़े में ना आए, है ना। तो भाज्य भाज्य से हम अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कोई सी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य यानी उसके टुकड़े कर सकते हैं, जिसके टुकड़े जो आते हैं वो अभाज्य कहलाते हैं ना। जैसे ये क्या है, भाज्य है, और अभाज्य क्या हुआ, इसके ये टुकड़े। और ये टुकड़े कैसे आते हैं मैंने आपको महत्तम समापवर्तन में बता दिया। इसमें भी बता दूंगा, भाग लगाते जाना, लिखते जाना, है ना। और ये जो है मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको भी, है ना, कैसा है मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा, है ना। भाग लगाया हमने, जैसे 210 में 2 का भाग लगाया तो भागफल 105 आया। ठीक है, फिर इस 105 में हमने 2 का भाग नहीं लगा तो 3 का लगाया, 3 का भाग लगाया तो क्या आया, इसका भागफल 35 आया। फिर 35 में हमने 5 का भाग लगाया तो भागफल क्या है, 7 आया, तो इसको 7 को हमने यहाँ लिखा, है ना। ऐसे भाग लगाते जाना है आपको। और इस परिभाषा का मतलब यही होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। इस अंकगणित की आधारभूत परिमेय का मतलब यही होता है कि जितनी भी भाज्य संख्या होती है उस संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब यही होता है। और इस अंकगणित आधारभूत परिमेय से ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम HCF सारी चीज़ ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली में बोर्ड पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है ना, यानी अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी अद्वितीय होता है, क्रम के बिना ही अद्वितीय होता है। इसका मतलब यही होता है कि चाहे क्रम आगे पीछे हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 है तो इस बार में 7 आगे लिख दिया हूँ, 3 इधर कर दिया, 5 यहाँ पे, 2 इधर, इनका गुणा करने पे भी वापस 210 ही आएगा। तो क्रम बदल देने से कुछ नहीं होता है ना, वही संख्या आएगी। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि 2, 3, 5, 7 के बिना इनके अलावा कोई दूसरा अभाज्य
गुणनखंड संख्या नहीं है 210 की। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आया। एक बार और समझा देता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई सी भी भाज्य संख्या, जैसे 210 ले लो, 48 ले लो, लेकिन भाज्य होना चाहिए ना। 20 भी भाज्य है, 16, ऐसी जितनी भी संख्या, भाज्य संख्या को हम इस रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इसका मतलब यही होता है। और मैंने आपको ये और आगे पढ़ाऊंगा, मैं जब प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आया। देखो, 210 में 2 का भाग लगाया है, तो 2 एकम 2 है ना, हटाया तो 0 ऊपर से 1 उतरा है ना, फिर भागने गया तो फिर 0 उतरा। जब संख्या ऊपर से 2 बार नीचे उतरती है तो इधर 0 बढ़ता है, भाग आपको आता ही होगा। ठीक है, अब क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 आया। अब 0, जैसे इस पर 0 आया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सारा ऐसा ही करना है ना, जब तक करना है जब तक सिस्पल 0 ना आ जाए। यदि सिस्पल 0 नहीं आता है, जैसा था वैसा की वैसा लिख देना है आप। समझ में आया। तो 3 का भाग जब 105 में लगाओगे तो 35 आएगा, और 5 का भाग जब 35 में लगाओ 17 आएगा, 7 आएगा, सॉरी, फिर 7 एकम 7। फिर इनको हमने यहाँ पे गुणा में लिख दिया है 210 का। भाई ये अभाज्य गुणनखंड है ना, भाज्य को हमने अभाज्य में बदल दिया है, टुकड़े कर दिया है, तो इसको ही बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत परिमेय। परिभाषा अच्छे से देख लेना। चलो आगे और आपको बता देता हूँ थोड़ा। चलो, अंक गणित आधारभूत परिमेय से एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं ना। इस नियम को इसलिए अच्छे पढ़ना है क्योंकि इस अंक गणित आधारभूत परिमेय से हम एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। और कैसे करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ से ही हम ज्ञात करेंगे, अच्छे से ज्ञात करेंगे। पढ़ा दूंगा आपको ना, सिर्फ परिभाषा आपको समझना है इसमें। तो नियम इसके क्या क्या है एचसीएफ निकालने, जब हम अंकगणित आधारभूत परिमेय से जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, उसका नियम कैसे है एचसीएफ निकालने की, ये दूसरी विधि है। इसमें क्या है, घात को देखना रहता है ना। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने 120 ये ना, 120 में 2 का भाग लगाया तो 60 आया, फिर 60 में 2 का भाग लगाया 30 आया, फिर 30 में 2 का भाग लगाया तो 15 आया, फिर 15 में 3 का भाग लगाया तो 5 आया, फिर 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 आया ना। भाग आपको आता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, समझ जाना है ना। आप क्या करना है, इनको गुणा में लिख देना। 120 के गुणा में क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये वाला यहाँ उठा के लिख दिया 120 ये। तो ये क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड है ये, किसके, 120 की संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है कि दोनों में एक जैसा कॉमन चीज है ना, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो संख्या में प्रत्येक 180 का भी ऐसे ही निकालेंगे ना, जैसा निकाला वैसा। और इसका मैंने 180 का यहाँ पे लिख दिया है। अब बोल रहा है कि छोटी घात का गुणनफल होना चाहिए। एचसीएफ में छोटी घात देखते हैं और उनको एक तरफ उतारते हैं, छोटी घात वाले को उतारते हैं। देखो, 2 की घात 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 2 3 बार गुणा में आया था, 1 2 3 बार मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, सिर्फ यहाँ पे ही बोलूँगा, तो आप समझ जाना। तो 2 की घात 3 क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 गुणा में है, 3 बार 2 गुणा में, इसलिए घात 3 लिखा। फिर 3 एक ही बार में, 3 एक ही बार, 5 एक बार, 5 एक बार। ये तो हमने ऐसा सारा सारा किसका बनाया, 120 का। आप 180, और याद रखना ये भाज्य है ना, और भाज्य को हमने अभाज्य में बदल दिया है गुणनखंडन में ना, गुणनखंड के रूप में। 180 का भी ऐसा ही आया ये वाला है ना, 2 2 3 3 5, ये भाग लगाते जाना, लिखते जाना, 180 ही। ये आपका रफ है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो, 2 की घात 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 2 बार में है। 3 की घात 2 क्यों लिखे, 3 2 बार में। 5 क्यों, इस। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे बोल रहा है कि छोटी घात का गुणनफल होना चाहिए। तो आप, हमने एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हमने अभाज्य गुणनफल निकाल लिया। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो, यहाँ पे भी 2 की घात 2 है, इधर भी 2 की घात 3 है। तो छोटी घात को देखना है हमें, तो छोटी घात इन दोनों में कौन सी है, ये वाली है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे गुणा में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 3 इधर भी है, 3 इधर भी, लेकिन छोटी घात वाली उतारना है। छोटी घात वाली क्या है, 3 है, तो 3 को उतारे यहाँ पे गुणा। अब 5 इधर भी है और इधर भी। अब इनको देख रहा हूँ मैं, इनको नहीं देख रहा हूँ, इनका तो मैंने इधर निकले घात के रूप में बाहर कर दिया हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, यही खास है, इनको ही देखना है। दोनों में 5 है तो एक बार 5 उतारा, समझ में आया। अब इसको मैंने 2 की घात 2 है, 2 बार में 2 गुणा में लिखा हूँ, 3 गुणा 3 5 गुणा 5, इन तीनों सभी चारों का गुणा करा, 2 दूनी 4
4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 उत्तर है। यानी 120 और 180 का एचसीएफ क्या है, 60 है। समझ में आया आपको एचसीएफ कैसे निकालेंगे? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी ये उभयनिष्ठ कॉमन चीज, ये कॉमन निकली, ये उभयनिष्ठ है ना, क्योंकि उभयनिष्ठ यानी इधर भी दो था इधर भी दो था, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। यानी ऐसे क्या होता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो गुणनफल यह है, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात उतार लिया है, इसका गुणा करा तो 60 है। ठीक, और इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ परिभाषा समझाने के लिए सब समझा रहा हूँ, बाकी सब अच्छे से पढ़ के लेते। तो आप उतारना चाहोगे तो अच्छे से उतार लेना, है ना, चेक कराना नहीं है। एक नियम ऐसा है, चलो ऐसा ही हम जैसा एचसीएफ का देखा वैसा ही एलसीएम का देखेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या देखते हैं, उसमें हमने छोटी घात देखा था, इसमें बड़ी घात देखेंगे। ठीक, इसका उल्टा, जैसे देखो, यह संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। ठीक है, यह संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखते हैं। जैसे 120 का ही निकाला है ना, वैसा ही निकाला। देखो 120 और 180 का एलसीएम भी निकलता है और एचसीएफ भी निकल जाता है। एलसीएम क्या होता है, तो मैंने देखो ये यहाँ पे 120 का इस तरह से उतारा है ना, एलसीएम। 180 का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपने उधर आप देख लेना एचसीएफ में। तो मैंने देखो 120 का लिखा, दो 3 बार में, 2 की घात 3, 3 एक बार में तो 1, 5 एक बार में तो 5 1, ऐसा ही 180 का भी मैंने 2 बार, 2 की घात 2, 3 2 बार में तो 3 की घात 2 गुणा 5 तो 5। और समझ में आया नहीं आया तो और वीडियो को अच्छे से देखते जाना। तो यह संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या है, तो देखते हैं सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या है। तो इन दोनों का मैंने घात के रूप में लिखा, इनको भी मैंने घात के रूप में लिख लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी, ये उभयनिष्ठ है ना, इसमें भी 2 था इसमें भी 2 था, इसलिए इन दोनों, इसको क्या बोलेंगे, ये भी उभयनिष्ठ है और ये भी उभयनिष्ठ है। 2 की घात 3 इधर है, 2 की घात 2 है, तो इसमें क्या देखना है, बड़ी घात देखना है। एलसीएम में हमेशा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एचसीएफ में छोटी घात देखना है, एलसीएम में बड़ी घात है। तो एलसीएम में हम बड़ी घात देखेंगे। 2 की घात 3 इधर उतारा है ना, अब क्या है, दो, इन दोनों को बड़ी घात कौन सी, 2 थी तो 2 की घात 3 गुणा, इन इधर भी 3 है इधर भी 3, लेकिन घात देखना है किसको उतारेंगे, बड़ी घात इसकी है, इसकी तो छोटी है, 3 की घात 2, इसको यहाँ पे उतार फिर गुणा, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, गुणा में 5 है तो लिख लो, क्योंकि घात एक एक दोनों की है तो उतार लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को 3 बार में गुणा में लिखा, 3 को 3 बार में गुणा में लिखा, सॉरी 2 बार में, क्योंकि 2 बार में 2 दूनी 4 गुणा कर दो आप, है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं। हमने इसको खोल दिया है, क्योंकि 2 की घात 3 को हमने खोल दिया 3 बार में, 3 की घात 2 है 2 बार में गुणा में लिख दिया है। अब 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है ना, फिर 12 तिया 72, और 72 में जब आप 5 का गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या आया, 120 और 180 का 360। ठीक है, ठीक है, एक सूत्र है, ये आपको मैं ये समझा दूंगा। अभी आपके लिए लास्ट है, एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध क्या है। इसका मतलब यही होता है कि जो आपको जैसे 120 और 180 का गुणा करोगे उसका गुणनफल यहाँ आएगा, और जब इसका एलसीएम आपने करा इसे 360, और इस 120 का आपने एचसीएफ भी करा, उसका एचसीएफ और इसका एलसीएम गुणा करेंगे, और जो संख्या दी हुई है इसका, जैसे मैं बता ही देता हूँ, 120 गुणा 180, इसका हमने एलसीएम भी देखा था और एचसीएफ भी। इसका गुणा करने पे यहाँ पे लिखना, फिर इसका एलसीएम क्या आया था, 360 है ना, और उसका क्या आया था, 60 आया था। इन दोनों का एचसीएफ 60 आया और एलसीएम 360 आया, तो इसका गुणा और इसका गुणा करने पे दोनों का बराबर ही आएगा। ये क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है, यानी दी हुई संख्या का गुणा और उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा करने पे बराबर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप उतार लेना है, फिर अब आपको आगे में बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए।